एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था राम। राम के पास एक छोटा सा जमीन था जहां वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल का उपज हमेशा कम होता था और उसको अपने परिवार को खिलाने में मुश्किल होती थी। एक दिन जब वह गांव के बाजार में घूम रहा था तो उसने दो किसानों की बात सुनी। वो लोग एक अजीब सी बीज के बारे में बात कर रहे थे जिसे जादुई हरी मटर कहते थे। लोग कहते थे कि ये बीज से बहुत सारी जादुई हरी मटर उगती हैं जो कमाल के गुण रखती हैं। राम को बात सुनकर दिलचस्पी हुई और वह उन किसानों के पास गया और उनसे जादुई बीज के बारे में पूछा। तब राम को बताया, ये बीज बहुत ही अनमोल और दुर्लभ हैं और इन्हें पाने के लिए जादुई जंगल में जाना पड़ता है जहां अनेक प्रकार के खूंखार जानवर रहते थे। उम्मीद से भरकर राम ने फैसला किया कि मैं जादुई बीज ढूंढने का साहस करूंगा। वो जानता था कि ये सफर कुछ होगा, लेकिन वो अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहता था। एक छोटा सा थैला और दिल में हौसला लेकर वो घने जंगल में चला गया। कुछ दिनों तक जंगल में इधर उधर घूमने के बाद राम ने एक चमकते हुए तालाब को देखा। जब वो उसके पास गया तो एक सुंदर परी पानी से निकली। उसने अपना परिचय दिया कि वो मीरा है, जादुई हरी मटर बीजों की रक्षक। राम की मेहनत से प्रभावित होकर मीरा ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने उसको एक गुप्त बगीचे तक ले गई जहां जादुई बीज उगते थे। अपने जादू से उसको उसके कुछ बीज दिए और उसे कैसे उगाना है ये बताया। परी को धन्यवाद देकर राम अपने गांव लौट आया और तुरंत ही जादुई हरी मटर बीज अपने जमीन में बो दिए। जब उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बीज लंबी और हरे मटर और हरे पौधे बन गए, उन पर उगने वाली बहुत मटर ही रंगीन और पन्ना जैसी चमक रहे थे। जब कटाई का समय आया तो राम अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। जादुई हरी मटर सिर्फ बहुत सारी नहीं थी, बल्कि आश्चर्यजनक गुण भी रखती थी। जो भी इनको खाता उसको नई शक्ति, स्वस्थ और खुशी मिलती थी। राम की चमत्कारी फसल की खबर आसपास फैल रही थी। लोग बार बार उसके खेत देखने आते थे और जादुई हरी मटर के चमत्कार को अनुभव करते थे। एक गरीब किसान अब गांव का समृद्ध और उम्मीद का प्रतीक बन गया। राम ने अपनी फसल सबके साथ बांटी ताकि कोई भी भूखा न रहे। गांव वाले उसकी मेहरबानी के लिए शुक्रिया अदा करते थे और उसको धन्यवाद देते थे। राम का परिवार जो इतने दिन तक कष्ट उठा रहा था, अब सुखी जिंदगी जी रहा था। जादुई हरी मटर की बात देश के राजा तक पहुंच गई। फसल के अद्भुत उपज और लोगों को मिली खुशी से प्रभावित होकर राजा ने राम को एक श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया। राजा ने राम से ये भी कहा कि तुम अपनी खेती के तरीके गांव वालों को सिखाओ ताकि वो भी अपनी जादुई फसल उगा सके। उस दिन से लेकर गांव में खुशहाली छा गई और जादुई हरी मटर खेती एक जीवन शैली बन गई। राम का छोटा सा खेत एक बड़ा सा हरा भरा मैदान बन गया जो खुशी और समृद्धि को देश भर में फैला रहा था।
मुझे नौकरानी समझा हुआ है क्या कि घर का हर काम मैं ही करूं? तुम्हारी माना एक नंबर की कामचोर हो गई हैं, जो यह सब काम करना ही नहीं चाहती। तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। सुधीर अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ, तुम्हें सपना ने कितनी बार कहा है, जाओ जाकर बर्तन धो दो। तुम इतना सा काम नहीं कर सकती क्या? बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है और मुझसे ये अब घर के काम और नहीं होते। मेरी घुटनों में और कमर में बहुत दर्द रहता है। तभी वहां सपना आ जाती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। आहा, यह बहाने ना जरा कम बनाया करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपको। जब आप अपनी सहेलियों के साथ पार्क में घूमने जाती हो, तब आपके घुटनों में दर्द नहीं कि कमर और घुटने दुखने लगते हैं। बहू, मैंने सारी उम्र काम ही किया है और तुम्हें इतना ही लगता है तो एक काम वाली रख लो। हाँ हाँ, हमारे पास तो जैसे पैसों का पेड़ लगा हुआ है ना। और जब मेरे पास घर में आप हो केवल काम करवाने के लिए, तो हम क्यों काम वाली लगवाएं? अब चुपचाप जाकर बर्तन धो। बेचारी कौशल्या अपने बेटे और बहू के आगे अकेली पड़ जाती है और ना चाहते हुए भी उसे जाकर बर्तन धोने पड़ते हैं। सपना कौशल्या की इकलौती बहू थी, लेकिन फिर भी वह उसके साथ बड़ा बुरा दुर्व्यवहार करती थी। बहू, 10 बज गए हैं, नाश्ता बन गया है तो दे दो मुझे, दवाई भी लेनी है। सपना रसोई से चिल्लाती है। हाँ हाँ, ला रही हूँ। इस बुढ़िया से ना तो 2 मिनट का सब्र भी नहीं होता है। ये लो नाश्ता। लेकिन बहू, यह तो सिर्फ सूखी रोटी है, सब्जी कहाँ है? इस सूखी रोटी को मैं कैसे खाऊं? आपको यह सूखी रोटी नसीब हो रही है ना, वही काफी है। मैंने सब्जी बनाई थी, लेकिन वो सुधीर जी ऑफिस ले गए हैं और चटनी का तो अभी नाम भी मत लेना। जानती है ना टमाटर का क्या भाव चल रहे हैं? बहू, थोड़ी सी चाय ही दे दो, उसी में डुबोकर खा लूंगी। ओह, इस बुढ़िया ने भी नाक में दम कर रखा है। ठीक है, लाती हूँ। 2 रोटी भी चैन से नहीं खा जा रही हैं इनसे। सपना गुस्से में रसोई में जाती है और चाय बनाती है, लेकिन उसमें पेट खराब होने वाली दवाई मिला देती है। बड़ा शौक है ना बुढ़िया को चाय पीने का। अब ऐसा हाल करूंगी कि दोबारा वह चाय मांगेगी नहीं। सपना अपनी सास को ले जाकर चाय दे देती है, जिसे पीते ही उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। यह मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यह देख सपना मन ही मन मुस्कुराती है, फिर कहती है, लो, इस बुढ़िया का फिर ड्रामा शुरू हो गया। मैं अच्छे से जानती हूँ खाने के बाद बर्तन ना धोने का नाटक है यह, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो जाओ और जाकर बर्तन धो दो। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। कौशल्या अपनी बहू के आगे कुछ नहीं कह पाती, जिसके बाद वह बर्तन धोने लगती है। कुछ देर बाद सपना उसे सामान की लिस्ट देते हुए कहती है, अच्छा चलो जाओ और जाकर मनोहर काका की दुकान से राशन ले आओ। लेकिन बहू, मैं अकेले यह सब सामान कैसे लेकर आऊंगी? ऊपर से मेरे पेट में भी दर्द है। ऐसा कर तू सुधीर को फोन कर दे
वो ऑफिस से आते वक्त ले आएगा। वाह माँ जी, वो बेचारे सारा दिन वहाँ पर मेहनत करते हैं और आप चाहती हैं मैं उनसे बोलूं? आपको तो ना बस काम से बचने का बहाना चाहिए। अब आप जल्दी से जाइए और राशन लाइए, फिर मुझे खाना भी बनाना है। कौशल्या कोई कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए वह राशन लाने किराने की दुकान पर चली जाती है। लेकिन जब किराने वाला वो सब लिस्ट के हिसाब से राशन तौलता है तो कौशल्या को देखकर कहता है, क्या माँ जी आप इतना सब सामान अकेले ले जाएंगी? हाँ, और अगर मैं नहीं लेकर गई तो मेरी बहू मुझे खूब बातें सुनाएगी और मेरा जीना दुश्वार कर देगी। जब तक जगदीश भाई साहब जिंदा थे वह आपको घर की रानी बनाकर रखते थे, लेकिन आपके बेटे और बहू ने तो आपकी हालत ही खराब कर दी है। क्या करें भाई साहब, जो नसीब में लिखा होता है वह तो काटना ही पड़ता है। फिर कौशल्या सारा सामान लेकर घर की ओर चल पड़ती है, लेकिन कुछ दूरी पर चलते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है और उसके घुटनों में चोट लग जाती है। फिर पड़ोस की एक औरत उनको सहारा देती है और उसके घर तक पहुंचा कर आती है। उसके जाते ही सपना कौशल्या पर फिर चिल्लाने लगती है, अच्छे से जानती हूँ मैं, यह सब आपके ड्रामे होते हैं। जानबूझकर गिरी होगी ताकि लोगों को हमदर्दी पाने के लिए। अब जाइए और यह बैगन मुझे काट कर दीजिए। कौशल्या बेचारी अपने कमरे में ले जाकर बैगन को काटने लगती है, लेकिन वह जिस बैगन को काटने लगती है वह उछलकर नीचे गिर जाता है। हे राम, मेरे बेटे बहू ने यह क्या मुझे पहले ही कम परेशान कर रखा है, जो अब तुम बैगन मुझे परेशान कर रहे हो। कितनी बार तुम सबको पकड़कर ऊपर रखूं? अम्मा तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें दुख देने नहीं बल्कि तुम्हारे दुख दूर करने आए हैं। यह क्या चमत्कार है? कहीं गिरने की वजह से मेरे सिर पर चोट तो नहीं लग गई है? नहीं नहीं, हम सब तो आपकी मदद करने आए हैं। कल जब हम आपकी रसोई में आए थे तब हमने देखा था कि आपके बेटा बहू आपके साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं, और हमने तो यह भी देखा है कि आपकी बहू ने ही आपकी चाय में पेट दर्द की दवाई मिलाई थी। क्या मेरी बहू ने दवाई मिलाई थी? हाँ, और अब आप देखो मैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। बचपन में आपने भी तो अपने बेटे को पाला पोसा था, तो उस हिसाब से तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए आपका। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे देखभाल की जाती है। फिर वो बैगन उन सबको अच्छे से मजा चखाना जानते थे। चलो भाइयों, अब तुम्हें पता है ना हमें क्या करना है? हाँ हाँ, हम सबको पता है हमें क्या करना है। अब सभी बैगन अपने अपने हाथ में डंडा लेकर जाते हैं और इन दोनों पति पत्नी की पिटाई करने लगते हैं। अरे ये क्या है, हमें मार क्यों रहे हैं और इन बैगनों के हाथ पैर कहाँ से आ गए हैं? छोड़ो हमें, छोड़ो। नहीं, हम तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम अपनी सास से माफी मांग नहीं लेते। सुधीर, जिस माँ ने तुम्हें बचपन में पाला पोसा, तुम्हारा इतना ध्यान रखा, जब तुम्हारी बारी आई उनका ध्यान रखने की तो तुम उनके प्यार को इतनी जल्दी भूल गए। और सपना, अम्मा ने तुम्हें भी इतना प्यार दिया, फिर तुम उन्हीं के साथ ऐसा करने लगी। ठीक है, हम उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अब हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई है। हाँ हाँ, हमसे गलती हो गई है, जो हमने माँ जी पर इतने अत्याचार किए हैं। कौशल्या उन दोनों को माफ कर देती है,
जिसके बाद उसके बेटे बहू भी उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। साथ ही वह जादुई बैगन भी उनकी मदद करते हैं। वह सब उनसे जो भी मांगते वह सब जादुई बैगन उन्हें प्रकट कर दे देते और झट से जादू से सारे बर्तन भी धुल जाते और तरह तरह के पकवान भी उन सबको खाने को मिल जाते। अब वह सब खुशी खुशी रहते